एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम देखने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट, जो कि कंप्यूटर का एक मेन कंपोनेंट होता है आपका, जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा आगे के लिए। चाहे आप इग्नू से पढ़ रहे हों या वाकई किसी बेसिक कोर्स आप कर रहे हों, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज हम देख रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट। कंप्यूटर के अंदर आपका मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, किस तरीके से वर्क करता है आपका ये। चलिए अब हम शुरू करते हैं, कैसे वर्क करता है हमारा जो मॉडर्न कंप्यूटर होता है वो कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो भी मॉडर्न कंप्यूटर होते हैं उनमें क्या क्या हमारा रहता है अंदर। तो जो आपका मॉडर्न कंप्यूटर रहेंगे उसके अंदर मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एवरी मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम्स consist of 3 section, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में थोड़ा सा आज हम इसमें डीपली समझेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस तरीके से मेमोरी हमारी वर्क करती है कंप्यूटर के अंदर, कौन सी मेमोरी होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको 3 बेसिक सेक्शन पता होने चाहिए, जिसमें हमारा होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर के अंदर जैसे हमने देखा था सीपीयू के अंदर क्या होता है, सीयू होता है। सीयू जिसको हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। इसके अंदर होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। और इसके बाद आता है हमारा मेमोरी यूनिट। तो आज हम किस पे बात करने वाले हैं, मेमोरी के ऊपर। मेमोरी हमारी किस तरीके से वर्क करती है कंप्यूटर के अंदर। ये आपके 3 कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, 3 सेक्शन की। और 3rd नंबर पे आ जाता है आपका आउटपुट डिवाइसेस। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैसे वर्क करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, और अंदर जो हमारा मेमोरी यूनिट होता है वो भी वर्क करता है, जिससे हमारा जो सिस्टम है वो अच्छे से वर्क करे। स्टोरेज कैसे रहता है कंप्यूटर के अंदर, तो मेनली हमारे 2 टाइप की होती हैं मेमोरी, जिनमें हम जानते हैं एक होता है टाइप्स ऑफ मेमोरी, अभी हम देख लेते हैं। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। ये हमारे टाइप्स होते हैं मेमोरीज़ के। आपका इनमें डिफरेंट क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाएगा प्राइमरी में और सेकेंडरी में। आपको जैसे भी समझ आता है आप बेसिक से शुरुआत करें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप बेसिक में ये जान सकते हैं प्राइमरी मेमोरी जो होती है हमारी वो फास्टर होती है, मतलब स्पीड में चलती है कंपैरिजन टू सेकेंडरी मेमोरी। ये फास्टर है, और जो आपका स्टोरेज कैपेसिटी है, एक्सेस टाइम तो इसका क्या है, फास्टर है, ये तेज़ चलती है। लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी, मेमोरी यूज़ ही क्यों कर रहे हैं हम, कुछ स्टोर करने के लिए। लेकिन प्राइमरी मेमोरी फास्टर तो होती है लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी इसकी स्मॉल होती है, मतलब ये कम ही डेटा को अपने अंदर स्टोर करती है। उसके बाद आ जाता है आपका कॉस्ट बिट ऑफ स्टोरेज। बिट के अकॉर्डिंग ये अगर हम देखें तो इसका हाई रहता है। ये आपके कुछ मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, प्राइमरी मेमोरी के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद आप सेकेंडरी अगर मेमोरी की बात करते हैं तो ये स्लोअर है। स्लोअर क्यों है ये आपको अभी नेक्स्ट पॉइंट में मैं बता रही हूँ। क्योंकि ये क्या करता है, स्टोरेज को ज़्यादा अपने अंदर स्टोर रखता है।
अब जो चीज़ ज़्यादा डेटा अपने अंदर रख रही है तो वो ऑब्वियस सी बात है स्लो ही होगी कंपैरिजन टू प्राइमरी मेमोरी। तो इस तरीके से हमारा वर्क करता है। उसके बाद इसका जो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज है, कॉस्ट वेट ऑफ स्टोरेज, ये लो रहता है कंपैरिजन टू प्राइमरी मेमोरी। ये आपका इस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी वर्क करती हैं। अब ये क्या क्या इनका वर्क है ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। जो प्राइमरी मेमोरी है आपका, इनके एग्जाम्पल आप मान सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए। ये हम प्राइमरी मेमोरी का सेक्शन इधर देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल क्या है आपका? रैम और दूसरा है रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। इनका हम वर्क भी देखेंगे आगे। इसके बाद अगर आप बात करें सेकेंडरी टाइप की मेमोरी, जिसका स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होता है बट क्या है वो स्लोअर होती है क्योंकि वो स्टोरेज ज़्यादा ले रही है। तो आपका इसमें एग्जाम्पल क्या क्या रह सकता है? मैग्नेटिक मेमोरी या मैग्नेटिक आप डिस्क भी बोल सकते हैं। इसके बाद आता है आपका हार्ड डिस्क। ये क्या करती हैं? आपका डेटा अंदर स्टोर रखती हैं। जो भी आप वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, उसको स्टोर करने का काम जो होता है वो हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक मेमोरी, और आपका एक और है जो अभी आपका कम ही यूज़ होता है या आप बोल सकते हैं नामात्र के लिए, जिसको हम बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क। इसी तरीके से बहुत सारी मेमोरीज के अंदर रहती है हमारी। ये आप नोट्स बना सकते हैं रेफरेंस के लिए जब भी आप किसी एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं और आपको शॉर्ट में रिवाइज करना है। इसके बाद अगर आप आगे देखें मेमोरी के बारे में, तो इनके बीच में एक और मेमोरी वर्क करती है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से छोटी होती है। ये किस तरीके से वर्क करती है? इसको हम बोलते हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हमारी मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी मतलब क्या? रैम एंड रोम। इसके ही बीच में आपका एक रहता है कैशे मेमोरी, या आप कैश मेमोरी भी बोल सकते हैं। लोग अलग अलग नाम से इसको बुलाते हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगे प्रोनाउंस करने में वो वाला यूज़ कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा मेन मेमोरी है, ये हमारा कैश मेमोरी है, और ये हमारा सीपीयू है। तो इनमें कैसे वर्क हो रहा है? ये डायरेक्ट भी कम्युनिकेट करते हैं मेन मेमोरी और सीपीयू, और इसके साथ साथ कैशे मेमोरी भी आपकी यूज़ होती है। जो डेटा आप सर्च करते हैं कंप्यूटर में या लैपटॉप में या फ़ोन में, ये मेमोरी आपका क्या वर्क करती है? जल्दी से जो भी चीज़ आपने सर्च करी है उसको कहीं ना कहीं अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखती है, जिससे आपका क्या होता है, चीज़ें आपको जल्दी फाइंड आउट हो जाती हैं। इसलिए हमारा कैशे मेमोरी यूज़ होता है। इसको हम बोलते हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एक हायरार्की भी होती है, किस चीज़ को आप कैसे रख रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं उनके साथ, कौन सी मेमोरी आपका फास्टली वर्क करती है। तो ये हम देखेंगे अभी। सबसे पहले अगर हम बात करें स्मॉल, फास्ट और एक्सपेंसिव, तो आप कैसे इसको समझेंगे? ये हमने एक हायरार्की बना ली।
सबसे पहले हमारे सबसे जो छोटे होते हैं साइज़ में, वो होते हैं रजिस्टर्स। ये लिखने वाले रजिस्टर्स नहीं हैं, ये कंप्यूटर की टर्म्स में रजिस्टर्स होते हैं जिनमें हमारा स्टोरेज रहता है डेटा। उसके बाद आता है, उससे बड़ा अगर आप माने तो होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के बाद आता है मेन मेमोरी। उसके बाद आता है आपका मैग्नेटिक डिस्क। ये सब आपका जो मेमोरी है ये कुछ ना कुछ डेटा अपने अंदर स्टोर रखती हैं। इसके बाद आपका आएगा मैग्नेटिक टेप, रिमोट एक्सेस, ये ETC बहुत सारे हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। अगर आप इस तरीके से हायरार्की एग्ज़ाम के अंदर बना के आते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरीके से। अब अगर हम बात करें तो ये स्मॉल है, ऊपर से अगर आप देखना शुरू करेंगे फास्ट है और साथ ही साथ एक्सपेंसिव भी है, मतलब ये महंगा भी आता है। रजिस्टर आपके सबसे महंगे हैं, फिर कैश, फिर मैन मेमोरी, फिर मैग्नेटिक डिस्क, फिर मैग्नेटिक टेप्स, रिमोट एक्सेस। और अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लार्ज, स्लो एंड चीप, यानी कि ये बड़े भी हैं, स्लो भी चलेंगे और क्या होगा, चीप भी हैं, मतलब सस्ते भी हैं ऊपर के कंपैरिजन्स में। तो इस तरीके से आपका मेमोरी जो है वो वर्क करता है। इस सभी का काम स्टोर करने का है। अगर आप बात करें कि रैम एंड रोमिंग है तो इससे नहीं है, मेन मेमोरी के भी कई पार्ट्स हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, जो कि हम देख लेते हैं। मेन मेमोरी भी हमारी डिवाइडेड है। भी आप इससे पहले ये समझ लें रैम का क्या काम है और रोम का क्या काम है। रैम का काम आपका ये है, जो भी आप कंप्यूटर चला रहे हैं या लैपटॉप चला रहे हैं उसमें कितना फास्ट एक्सेस आप कर सकते हो, ये डिपेंड करता है रैम पर। जितने GB की आपकी रैम होगी उतना स्मूथ आपका कंप्यूटर या सिस्टम चलेगा। इसके अलावा आपका रोम का काम है स्टोरेज का। स्टोरेज का काम रैम का भी है, लेकिन जो रैम है आपकी वो फ्लैश कर देती है चीज़ों को। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी वो चीज़ें भी चली जाएंगी जो आप वर्क कर रहे थे। बट रोम में जो चीज़ें हैं वो परमानेंट स्टोर रहती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी वो आपको दोबारा देखने को मिल जाएंगी। ये दोनों में डिफरेंस है हमारा। इनके भी कुछ पार्ट्स हैं। इधर आपका रैम है और इस साइड हम देखते हैं रोम। इनका फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ। रैम के अंडर आते हैं 2 टाइप्स की रैम, जिसको हम बोलते हैं डी रैम और दूसरी साइड है एस रैम। इसके साथ अगर आप रोम की बात करें तो रोम के भी आपके 2 टाइप्स हैं यहाँ। पहला है पी रोम और दूसरा है ईपी रोम। तो आपका रोम के अंडर आता है पी रोम एंड ईपी रोम। ये इस तरीके से आपका डिवाइडेशन है इनका। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, तो सेकेंडरी मेमोरी में आप देखेंगे कौन से आपके आते हैं। इनके अलग अलग वर्क भी हैं, स्टोरेज के अकॉर्डिंग भी हम इनको परचेज करते हैं। तो पहला है आपका हार्ड डिस्क, दूसरा है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आप सभी ने देखा होगा, जिसमें हम एक्सटर्नली रूप से डेटा स्टोर रखते हैं। तीसरा है CD रोम, आप सभी ने CD देखा होगा। उसके बाद आता है DVD रोम, DVD भी पहले बहुत चलती थे। ये सब स्टोरेज ही करते हैं। और नेक्स्ट है
मैग्नेटिक टेप, ये भी एक्सटर्नली रूप से डेटा स्टोर रखते हैं, जिनका काम सिर्फ ये है कि आप अगर इनको एक सिस्टम से निकाल के दूसरे सिस्टम में लगा देंगे तो जो डेटा आपको पहले सिस्टम में दिख रहा था वो दूसरे सिस्टम में दिखने लग जाएगा। ये इनका वर्क है। मेन काम आप ये समझ सकते हैं, मेन मेमोरी में रैम और रोम करता है, जो भी आपका वर्क फ्लो है उसको मैनेज करने के लिए। और हमारी मेमोरी के अंदर ट्रैक्स बने होते हैं। ट्रैक्स मीन्स किस ट्रैक पे कौन सा डेटा सेव है, उस तरीके से ये शो कराता है। जैसे आपने सीडी देखा होगा, सीडी इस तरीके से हुआ करता था यूं, और जिसको हम सीडी ड्राइवर या डीवीडी ड्राइवर में चलाते थे। इस पे नंबर ऑफ ट्रैक्स होते हैं, जिससे ये डेटा जो है ये घूमता है सीडी डीवीडी, और आपका डेटा जो है वो प्ले होता है। इनमें जो ये आप ऐसे बना के देख सकते हो, ये इनको कहते हैं हम ट्रैक्स, जिन पे डेटा सेव है। और ये लेयर्स जो बनती हैं, ये वाला लेयर और ये वाला लेयर, आप ऐसे गिने, ये वाला ये वाला ये, तो इनको हम, ये आपका ट्रैक हो गया, ट्रैक, और इनको बोलते हैं मिला के अगर आप बोलोगे तो इनको बोलते हैं ट्रैक्स, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रैक। इस तरीके से आपका ये वर्क करता है। और मेमोरी मैनेजमेंट में आपका प्रोसेसर भी बहुत मायने रखता है। आप कौन सी जनरेशन का प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, और इसमें जो आपका कैलकुलेशन होता है डेटा का, कि आपका जो डेटा है वो कैसे आपने कैसे आप मापेंगे, कितना जीबी डेटा है, कितना केबी डेटा है, कितना एमबी डेटा है, तो उसके लिए भी आपका स्ट्रक्चर है। कैपेसिटी बोलते हैं हम जिसको, स्टोरेज कैपेसिटी। कैसे सबसे पहले हमारा क्या होता है, जो भी आपका नाम है यहाँ पे बिट का वो आएगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ बाइट्स वो कितने कंज्यूम करता है वो आएगा आपका। तो पहले आता है हमारा बाइट, इसमें होता है 1। इसके बाद आता है आपका किलो बाइट, इसको हम केबी बोलते हैं, इसमें होता है 1024 बाइट। इसके बाद आएगा आपका मेगाबाइट, जिसको हम एमबी बोलते हैं। ये इनका फुल फॉर्म्स है, किलोबाइट, मेगाबाइट, ये इनका फुल फॉर्म्स है। तो इसको हम बोलते हैं 1024 केबी। ये बन जाएगा आपका बाइट, ये आपका बन जाएगा बिट, और इसके ऊपर होता है बिट, बाइट के ऊपर होता है बिट। फिर आता है आपका गीगाबाइट, इसको हम जीबी बोलते हैं। जीबी में जो आप नेट भी यूज़ करते हो, जीबी, एमबी, तो ये होता है आपका 1024 एमबी। मतलब 1 जीबी कब कहलाएगा, जब आपका 1024 एमबी होगा डेटा। इसी तरीके से 1 केबी कब कहलाएगा, जब आपका 1024 बाइट होंगे। ऐसे आपका टेराबाइट होता है, जिसको हम टीबी बोलते हैं। इसमें होता है आपका 1024 जीबी। तब आपका क्या कहलाएगा, 1 टीबी। मतलब अगर आपको 1 बाइट अगर कोई बोल रहा है, मतलब वो 1 बिट की बात कर रहा है। दूसरा नंबर, अगर कोई बोल रहा है 1024 बाइट, मतलब वो 1 केबी की बात कर रहा है। इसी तरीके से एमबी, अगर कोई बोल रहा है 1 एमबी है, मतलब वो 1024 केबी की बात कर रहा है। ऐसे ही 4th नंबर, अगर कोई बोल रहा है 1 जीबी,
तो मतलब वो 1024 MB की बात कर रहा है। 5th नंबर 1 TB मतलब 1024 GB की बात की जा रही है, आपकी स्टोरेज कैपेसिटी है। इसके आगे भी और है, बट जो नॉर्मली पूछा जाता है आपसे एग्ज़ाम्स के अंदर वो इतना ही पूछा जाता है। इसके आगे और भी होते हैं, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो में कमेंट करेंगे तो मैं उसको भी बारे में आपको ज़रूर बता दूँगी। अब ये जो प्रोसेस है आपका चलता कैसे है कंप्यूटर के अंदर, अब वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या करता है, CPU कोई भी इंस्ट्रक्शन भेजता है कि मुझे इस डाटा की ज़रूरत है, तो वो कहाँ जाता है, कैशे मेमोरी के पास। ठीक है, यहाँ से ये गया। इसके बाद ये कैशे मेमोरी कहाँ जाता है, प्राइमरी मेमोरी के पास। इसके बाद क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी जाती है सेकेंडरी मेमोरी के पास। इस तरीके से प्रोसेस चलती है और जो डिमांड की गई है वो वापस रिटर्न आता है। ये सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी को भेजेगा और प्राइमरी मेमोरी कैशे मेमोरी को भेजेगा और कैशे मेमोरी जो है वो CPU को भेजेगा। ये हमारा प्रोसेस चलता रहता है आपस में और डेटा का जो कॉम्बिनेशन है वो बनता रहता है, डेटा स्टोरेज होता रहता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा मेमोरी के बारे में। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू, बाय।